ओके। थोड़ा-सा लेट हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो अभी हम लाइव हो सकते हैं, अभी प्रॉपर चल रहा है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। केजी एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स शो में आपका स्वागत है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर्स के सेशन की और मुझे यकीन है कि आपको ये करंट अफेयर्स बहुत अच्छा लगेगा। इस सेशन को आप एंजॉय करेंगे और जो भी क्वेश्चन जो बहुत लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है वो सारे इसमें आएंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपका लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप उस टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर से। पेश की गई माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश की गई दुनिया की पहली क्वांटम चिप का नाम क्या है? तो क्वांटम चिप दुनिया की पहली क्वांटम चिप है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश की गई है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चिप है क्वांटम, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। यहाँ पर गूगल द्वारा पेश की गई दुनिया की पहली क्वांटम करके भी फँसाया जा सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है क्वांटम, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। अब इस क्वांटम चिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है मेजराना 1। इस क्वांटम चिप का नाम क्या है? मेजराना 1। ये आप क्वांटम चिप देख सकते हो। दुनिया का पहला है। 20 साल की रिसर्च का ये कमाल है। 20 साल तक इस पर रिसर्च चला है, तब जाकर आज क्वांटम चिप बन के तैयार हुई है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना 1 पेश किया, जो दुनिया की पहली क्वांटम चिप है, जो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित है। यह नई चिप जो है मेजराना फर्मियन का उपयोग करती है, जो स्वयं के एंटी पार्टिकल्स के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बढ़ी हुई क्वांटम स्थिरता मिलती है। चिप में 8 क्यूबिट है, लेकिन वास्तुकला, इसका जो डिजाइन है वो 1 मिलियन क्यूबिट तक त्रुटि प्रतिरोध स्केलिंग की अनुमति देती है। क्वांटम कंप्यूटिंग में इस सफलता में माइक्रोप्लास्टिक ब्रेकडाउन, स्वचालित सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, रसायन विज्ञान और सामग्री विज्ञान में जटिल समस्याओं को हल करने सहित व्यापक संभावित अनुप्रयोग है। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क बना लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है इन फ्यूचर, क्योंकि ये बहुत बड़ी खोज है। ये एक इनोवेशन है जो आगे चल के जो इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ों का जो रिसर्च प्रोसेस है उसको फास्ट करेगा। ये क्वांटम चिप 20 साल के बाद बना है। इसका नाम है मेजराना 1। किसने बनाया है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावित प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क किस राज्य में स्थित है? प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है हरियाणा में स्थित है। अरावली सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। हरियाणा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क। अरावली सफारी पार्क, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बनाने की योजना है, ये कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। इस परियोजना को ग्रेट निकोबार में उष्णकटिबंधीय वनों के नुकसान को संबोधित करते हुए पारिस्थितिकी, पर्यटन और प्रतिपूरक वन रोपण का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। हरियाणा में फैली अरावली भूजल पुनर्भरण और मरुस्थलीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पार्क का उद्देश्य पारिस्थितिकी प्रभाव को कम करना होगा, लेकिन अपने क्षेत्र की पारिस्थितिकी, वन्यजीव और भूजल संसाधनों पर इसके प्रभावों के बारे में एक बहस छेड़ दी गई है। मतलब अब वो जो पार्क बनाएंगे, वहां पर जो पारिस्थितिकी है उसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो, वन्य जीवन में प्रॉब्लम हो, भूजल संसाधन का यूज होगा इन सब में। तो इसको लेकर जो इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, जो वन मतलब वातावरण के साथ में रहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट जिसको बोलते हैं एक्चुअली, वो लोगों ने इस पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि इससे हमारा एनवायरनमेंट गड़बड़ होगा। तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए 40% से कम जन वन घनत्व वाला जो क्षेत्र है, उसी में पार्क को विकसित किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। देखिए, ये तो सही बात है कि वनारोपण और हमें वन का ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक जो वाइल्ड सफारी होता है उसमें उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है और पर्यटन बढ़ता है तो रेवेन्यू बढ़ता है, और आज के डेट में हमें रेवेन्यू भी चाहिए। तो हमें ऐसे ऐसे चीज़ों का तलाश करना पड़ेगा, ऐसे संसाधनों का तलाश करना पड़ेगा जहाँ से हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें और हमारा चीज़ें भी बहुत आसानी से कार्य कर सकें। भारत द्वारा आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन सीडीआरआई किस वर्ष शुरू किया गया था? आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन सीडीआरआई किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सीडीआरआई का फुल फॉर्म क्या है?
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है सीडीआई यानी कोएलिशन फॉर, सीडीआई का मतलब कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर है इसका 2019 में इसको शुरू किया गया था। 2019 में इसको शुरू किया गया था। आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी सीडीआरआई की शुरुआत भारत ने 2019 में की थी, जिसका उद्देश्य दूर संचार सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में आपदा तैयारी और लचीलापन बढ़ाना है। यह पहल आपदाओं के दौरान दूर संचार नेटवर्क की तत्परता में सुधार लाने पर केंद्रित है, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार, परिचालन उपायों और वित्तीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो सीडीआरआई जो है वो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कब शुरू किया गया था? तो आंसर है 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है राजस्थान में आयोजित हुआ। जल मंत्री, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन यानी जितने भी राज्य हैं उनके जो जल मंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उनका एक सम्मेलन था। उस पर जल को लेकर डिस्कशन हुआ कि हम जो नदी का जल है, भूजल है, उसको हम किस तरह से उपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। इस पर डिस्कशन हुआ और ये कहाँ पर हुआ? ये सम्मेलन राजस्थान में, दूसरा भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ। अच्छा, राजस्थान के कहाँ पर? तो राजस्थान के उदयपुर में ये आयोजन हुआ और इस पर जो बहुत सारे मुद्दे थे उस पर केंद्रित हुआ जल से रिलेटेड, और इसका विषय था भारत एट 2047, एक जल सुरक्षित राष्ट्र। भारत एट द रेट 2047, एक जल सुरक्षित राष्ट्र इसका विषय था। इसमें जो विषय कौन कौन से चूज किए गए? तो जल सुरक्षा, जल दक्षता, नदी कायाकल्प, ये सब सारी चीजें इसमें शामिल थी। इसमें सूक्ष्म सिंचाई, पेयजल, ये सभी चीजों को शामिल किया गया था मीटिंग में। भारत, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लौह युग की शुरुआत से जोड़ा, जो 5300 साल पहले हुआ था? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का किस राज्य को लौह युग की शुरुआत से जोड़ा है जो 5300 साल पहले हुआ था? तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु लौह युग का जन्म स्थान हो सकता है। एक रिसर्च में सामने आया कि जो हमारा लौह युग था वो तमिलनाडु से उसकी शुरुआत मानी जा सकती है, ऐसा रिसर्च में सामने आया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? वो है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन ने कहा कि लोहे की प्राचीनता, तमिलनाडु हाल ही में प्राप्त रेडियोमेट्रिक तिथियां यानी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी हुई जिस पर प्रकाश डाला गया कि लौह युग की शुरुआत तमिल धरती पर लगभग 5300 साल पहले यानी 14वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व हुई थी। यह दावा भारत में लोहे के उपयोग की समय रेखा के बारे में पहले की मान्यताओं को चुनौती देता है, यानी पहले जो डिसाइड हुआ था कि इस दिन से शुरुआत हुई उसको चुनौती देता है। एक नया डेटा ऐसा मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। विशेष रूप से धातु विज्ञान में प्रारंभिक तकनीकी प्रगति में तमिलनाडु की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। रिपोर्ट बताती है कि तांबे और कांस्य युग को छोड़कर सीधे दुर्लभ तांबों के संसाधनों के कारण लौह युग जो है वो लौह युग में परिवर्तन हो गया था। तो ये आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत, अभी एक रिसर्च हुआ है जिससे ये पता चल रहा है कि लौह युग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। और जो इससे हमारे जो पहले के डेटा हैं वो बदल जा रहा है। आईआईटी दिल्ली, अगला क्वेश्चन है। आईआईटी दिल्ली CHRI पाथ, टाटा वन एमजी और ICMR द्वारा विकसित एआई संचालित जो उपकरणों का जो फोकस है, यानी चार लोग मिलकर बना रहे हैं, आईआईटी दिल्ली, CHRC, टाटा एमजी और ICMR, ये चारों लोग मिलकर एक एआई संचालित एक उपकरण बना रहे हैं। ये चार लोग मिलकर, चार संस्थान मिलकर एआई संचालित उपकरण उपकरण बना रहे हैं। उसका फोकस क्या है? तो उसका फोकस है रोगाणु रोधी प्रतिरोधी निगरानी। आईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने CHRI पाथ, टाटा वन एमजी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी ICMR के सहयोग से एक एआई सेंस AMR सेंस विकसित किया है। अब इसका काम यह है कि एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की निगरानी और विश्लेषण में ये सहायक होगा और प्रभावों के प्रबंधन में इसमें महत्व मिलेगी। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? AMR तब होती है जब किसी सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं?
बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी, उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। मतलब इसमें जो संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। यानी इसका मतलब होता है कि जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको मारने के लिए हम दवाई खाते हैं ना, तो इन सूक्ष्म जीवों में जो हम दवाई खा रहे हैं, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो इसको बोला जाता है और ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम सुपर बग्स बोलते हैं। तो इसमें एएमआर के कारण क्या होता है कि जो उपचार हम करते हैं, वो बेअसर हो जाता है और संक्रमण बना रहता है और ऐसे लोगों में फैल सकता है। तो डब्ल्यूएचओ ने एएमआर को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक माना है। मतलब जो हमारा शत्रु है, वो हमारे पास अस्त्र-शस्त्र हैं, उससे उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो सोचिए शत्रु शत्रु को कैसे मारेंगे। तो इसी की रोकथाम के लिए ये चारों लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा एक एआई संचालित उपकरण बनाया है, जिसको बोलते हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोधी निगरानी के लिए फोकस करने के लिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 2015 में स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक जारी हुआ था योजना, वो किस राज्य में शुरू की गई थी? तो स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो आंसर है राजस्थान में शुरू की गई थी। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य जो है वो सुधार और क्षरण को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित प्रयास की शुरुआत थी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई थी पहली बार, किस राज्य में? तो आंसर होगा आपका राजस्थान में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में बैथोइज्म को आवेदन पत्रों में धार्मिक विकल्प के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? तो बैथुइज्म को आवेदन पत्रों में धार्मिक विकल्प के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। तो आंसर है असम। इसका सही आंसर क्या है? असम। असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बीटीआर में बौद्धिज्म को आवेदन पत्रों में धार्मिक विकल्प के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। यह मान्यता जन्म प्रमाण पत्र और विशेष फॉर्म जैसे दस्तावेजों में दे दी गई है। तो बैथुइज्म क्या है? बैथुइज्म बोडो लोगों की एक पारंपरिक आस्था है। हिंदू धर्म के पंचतत्व की तरह ही 5 प्राकृतिक तत्वों के इर्द-गिर्द ही ये घूमती है, ठीक है? बैथोइज़्म को मान्यता देने का कदम प्रकृति आधारित आस्थाओं के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस कदम की इस कदम को बोडो संस्कृति और पारंपरिक आस्था के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इसकी प्रशंसा की है और विशेषज्ञ इसे स्वदेशी प्रकृति केंद्रित आस्था को संरक्षित करने की दिशा में एक कदम के रूप में इसकी प्रशंसा करते हैं। तो बैथोइज्म उनका एक प्रकृति पूजा है, जिसको आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है और अभी क्या होगा कि जो भी प्रमाण पत्र हैं उसमें आप बैथोइज्म लिखवा सकते हैं, आपका धर्म बैथोइज्म हो सकता है और प्रवेश फॉर्म वगैरह में भी आप एक अलग से जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग लिखा रहता था, वहाँ बैथोइज्म भी दिखेगा, तो वो है कहाँ पर? असम में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश में स्थित है? तो ये टोकामक जो है वो सुपर कंडक्टिंग टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश में स्थित है? तो आंसर है चीन में। आंसर क्या है इसका? चीन। चीन में एक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक नाम का एक परमाणु संलयन रिएक्टर एक विकसित किया गया है, जिस जिस जो कहाँ है? चीन में है। ये चीन के कहाँ है? हेफई में है। ठीक है? किसने बनाया है? एएसआईपीपी, चीन की विज्ञान जो प्लाज्मा भौतिकी संस्थान जो है, उसमें ये बनाया गया है। ईस्ट का उद्देश्य जो है सूर्य की शक्ति प्रदान करने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराना है। यानी ये सूर्य बना रहा है। 1000 सेकंड से अधिक समय तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा को बनाए रखने के लिए इसकी सफल उपलब्धि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की खोज को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाती है। यह उपलब्धि बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त संलयन ऊर्जा विकसित करने के लिए आईटीईआर परियोजना सहित वैश्विक प्रयासों का एक हिस्सा है। तो ये जो सुपर कंडक्टिंग टोका परमाणु संलयन रिएक्टर बनाया जा रहा है, इससे सूर्य के बराबर की एनर्जी निकालने का इसमें प्रयास है और ये किसने साबित किया है? वो है चाइना ने बनाया है। इसका नाम है ईस्ट। इसके जो प्लान है, ईस्ट रिएक्टर इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन आईडब्ल्यूटी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर है असम में किया गया है।
अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन IWT कहाँ कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? असम में उद्घाटन किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और जोगी घोपा में बना है ये अ, अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन। असम के जोगी जोगी घोपा में IWT टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित जो जल मार्ग NW2 का हिस्सा है, नेशनल वाटरवेज 2 का हिस्सा है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ नेशनल वाटरवे जो 2 का हिस्सा है। इसका कार्य क्या है कि इसमें जल परिवहन को हम बढ़ाएंगे और चूंकि आप जान रहे हो इस समय ट्रेन, बस इन सब को पे ओवरलोड हो चुका है। आपने कुंभ मेला देखा होगा। कुंभ मेला में ट्रेन में जगह नहीं है, बस में जगह नहीं है, पहुंचने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे हमें हमें एक और मार्ग की तलाश करनी होगी जो कि सस्ता हो और किफ़ायती हो। तो इस कारण से हम जल मार्ग को विकसित हमें करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल वाटरवेज का हमें इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के सभी कैंसर मामलों का कितना प्रतिशत बाल कैंसर 1 से 14 साल के बच्चों में होता है? तो जितने भी कैंसर हैं उनमें से छोटे बच्चों को भी कैंसर होता है। वो कितना परसेंट है? 4%। यानी 100% अगर कैंसर पेशेंट्स हैं तो उसमें 100 में से 4 बच्चे होते हैं जिनको कैंसर होता है। बच्चों में होने वाले प्रमुख कैंसर कौन कौन से हैं? तो ब्लड कैंसर होता है, ट्यूमर होता है और सेरोकोमा होता है। तो ये सारे कुछ कैंसर के प्रकार हैं जो कि अक्सर बच्चों में होते हैं। और ये जो बच्चों में खतरा है वो 0 से 14 साल के बीच में इसका खतरा ज़्यादा होता है। फिर ये एक सार्वजनिक चिंता का विषय है क्योंकि बच्चों में कैंसर होता है और इस ये क्यों हो रहा है? तो इसमें बच्चों को अक्सर शैक्षिक व्यवधान मिलता है, भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता है। जबकि माता-पिता को देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण नौकरी छूटने और काम के घंटे कम होने का सामना सामना कर पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय ये सब कैंसर इसलिए हो रहा है क्योंकि माता-पिता बहुत वर्किंग हो चुके हैं, बच्चों का प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उनके अंदर बचपन से ही एक मानसिक रूप से भावनात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है बच्चों में। क्योंकि लाड-प्यार से बड़े होने वाले बच्चे मेड मेड तो वो लाड-प्यार नहीं दे पाएगी ना जो माता-पिता देते थे। तो कहीं न कहीं ये सब आधुनिकता जो है, उसका एक दुष्परिणाम जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो आज के हमने 11 क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लिंक में मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा अपना और उस टेलीग्राम में केजी एजुकेशन नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च भी कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ सेशन। हम आपको कल फिर मिलेंगे। ये 7 बजे का सेशन था, मैं सोच रहा हूँ कि कल इसको 6 बजे का कर दिया जाए। बाकी आपको हम टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे कि 6 बजे ठीक रहेगा या 7 बजे। क्योंकि 6 बजे 7 बजे थोड़ा-सा बाहर की आवाज़ आने लगती है। कूड़ा कूड़ा उठाने वाला आ जाता है। अभी शायद इस वीडियो में सुनाई दे रहा था कि नहीं मुझे तो नहीं पता बट ऐसा है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टू दिस सेशन। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।